नमस्कार। आज हम अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोरेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो किसी भी जीव को जैविक प्रक्रियाएं यानी उनके जीवन में होने वाली जो क्रियाएं हैं, प्रक्रिया उसको जीवित रहने के लिए जीव को, तो उसके लिए पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन आवश्यक होता है। ये सजीवों के एक लक्षण भी है। तो सभी सजीवों में कुछ प्रक्रियाएं जैसे पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि होती है जो उनके जीवित रहने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की उनको आवश्यकता होती है और ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, खाद्य जाल वाले जो अध्याय में हमने देखे कि पूरे जीव जगत के लिए पौधे ही मुख्य रूप से भोजन स्रोत है और जो पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण कर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है और वह अपना भोजन स्वयं बनाता है और उत्पादक कहलाता है। ठीक है, तो समस्त जीव जगत में उपभोक्ता उत्पादकों पर भी निर्भर रहता है, अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं वो सब पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की जो जैविक प्रक्रियाओं में समानता के साथ साथ कुछ बुनियादी अंतर भी है। जैसे पोषण की प्रक्रिया में अधिकांश जो पौधे हैं, जो पोषण पहला चरण कुछ सामान्य पदार्थों से शुरू होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है आदि। और जंतु में जैसे जंतु यानी उपभोक्ता कहलाता है, वो पोषण जटिल पदार्थों से होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है आदि से। तो पौधे और जंतु में पोषण और उनसे संबंधित जो जैविक क्रियाओं से विशेष जो अंग तंत्र पाया जाता है, उसकी एक विशेष व्यवस्था होती है और इसी अंग तंत्रों के माध्यम से वो अपना पोषण कार्य संपन्न करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं पोषण क्या चीज़ है। पोषण यानी समस्त जीव जंतु जो अपने बाह्य वातावरण से जो भोजन ग्रहण करता है, जिससे उसके शरीर की उसकी कोशिका का विकास होता है, वृद्धि होती है, मरम्मत होती है, वो पोषण कहलाता है। और परिवहन जितने भी उसके जो खाद्य पदार्थ वो ग्रहण करता है, भोजन पोषण ग्रहण करता है और उसका पाचन होता है और पाचन के दौरान उनके जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण ये होने के बाद उसके जो आवश्यक पदार्थ है वो परिवहन तंत्र के माध्यम से विभिन्न अंगों तक, कोशिकाओं तक भेज दी जाती है, वो परिवहन कहलाता है। श्वसन है, जो जीव जंतु है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी वो श्वसन प्रक्रिया होती है। और उत्सर्जन है, जो उपपचय क्रियाओं के दौरान हानिकारक जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से उत्सर्जन तंत्रों के माध्यम से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं अंग तंत्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो अंग तंत्र जो होता है वो देखेंगे कि कोई भी जीव है या कोशिका है, उसके कोशिकीय जीव का आकार बढ़ जाता है तो उसका जो सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात घटता है। ऐसी स्थिति में उनको जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कई एक जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता है, किसी विशेष व्यवस्था के बगैर उसकी जो कोशिका है तथा संसाधन है वो नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर बहुकोशिकीय जीवों के शरीर की जो सभी कोशिकाएं हैं वो बाह्य वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होते। और वो क्या करता है, बाह्य वातावरण के जो सीधे संपर्क में नहीं होते वो पर्याप्त संसाधन उसको मिल सके और उनका उपयोग कर सके, जिससे कुशलतापूर्वक तेजी से वह कार्य कर सके। इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होती है, जैसे शारीरिक संरचनाओं की सतह के परत दर परत मुड़ने या वलीत होने से अवशोषण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का बढ़ना होता है। एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता जिसके माध्यम से किसी तरल पदार्थ के जरिए कई अन्य पदार्थों का शरीर में तेजी से आवागमन हो सके। आवश्यकता अनुसार शरीर में घर्षण कम करने के लिए लसलसे पदार्थ जैसे श्लेष्मा का स्राव, नमी युक्त सतह का होना आदि आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया और उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है। अर्थात जैव विकास के फलस्वरूप हमें ऐसी व्यवस्थाएं कई जीवों की शरीर की जो संरचना में नजर आती है।
जैसे उदाहरण के लिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण, परिवहन आदि से संबंधित तंत्रों तथा हमारे शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि नजर आता है। अर्थात जीवों की जो जैविक प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए इस सारी तंत्र को होना आवश्यक होता है। और मनुष्य और पौधों के उदाहरण से हमें बहुकोषीय जीव जो होता है उसके भोजन संबंधित उन तमाम जैविक प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास हम करते हैं। ऐसे तंत्रों की मदद से भोजन के जो अंतःग्रहण से शुरू होकर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन करने की का जो अंग है वो आवश्यक होता है। अर्थात जो जीव है वो भोजन कैसे ग्रहण करता है और उसकी ऊर्जा प्राप्त करता है और उससे वो उत्सर्जन अपशिष्ट है उसका उत्सर्जन कैसे करता है, ये सारी जो प्रक्रम है वो हमको पाचन या मनुष्य के जैविक प्रक्रम से समझ आ सकेगा। तो हम देखते हैं मनुष्य में जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन। तो इससे हम देखेंगे पाचन और उससे जुड़ी जो व्यवस्थाएं होती है, यानी डाइजेस्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम रिलेटेड टू इट। जैसे यहाँ देखेंगे ये मनुष्य है, उसका मनुष्य का पाचन तंत्र है। तो मनुष्य का पाचन तंत्र है, मुख है उसमें भाग लेने वाले, उसके बाद ग्रेसिका है और ग्रेसिका के बाद डायरेक्ट हम आते हैं ये उसका डायफ्राम है और ये उसका यकृत वाला भाग है और ये अमाशय है। ठीक, और यहाँ देखेंगे ये ये पित्ताशय है और ये अमाशय वाली भाग है। ठीक, और यहाँ से ये वाला जो भाग है उसका अग्न्याशय है और ये वाला जो भाग है उसका ये बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है। उसके बाद यहाँ पर ये एक अपेंडिक्स है और जो होता है अपेंडिक्स है और ये मलद्वार है जो अपशिष्ट पदार्थ है यहाँ से बाहर आता है। मनुष्य है भोजन के अवयवों का उपयोग शरीर को हमेशा ऊर्जा के भरपूर बनाए रखने में होता है। साथ ही शरीर की वृद्धि, मरम्मत करने और तापमान बनाए रखने के में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा है जो है भोजन के अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इसके अपघटन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर इसके अलावा हमारे शरीर को जैसे पानी है, लवण है, विटामिन है आदि की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सभी मात्रा जो है रक्त में बनी रहती है जो पाचन के द्वारा रक्त में आता है और विशेषकृत कोशिकाओं की ज़रूरतों की आपूर्ति होती है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित जैसे ग्लूकोज है न, ये शर्करा जिसको बोलते हैं कि ज़रूरत लगभग सभी कोशिकाओं को होती है। ठीक है, और ये जो है एक निश्चित मात्रा में कम हो जाए तो इसकी सूचना मस्तिष्क को हो जाती है और मस्तिष्क से अमाशय की दीवारों के संकुचन की जो प्रक्रिया आरंभ होती है उससे ये सूचना प्रसारित होती है और हमें भूख का एहसास होता है। पाचन की जो प्रक्रिया होती है हमारे मुख से शुरू होती है। अर्थात जैसे ही हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए मुख की आवश्यकता होती है और वहाँ से वो भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में बहुकोषीय है, उसको भोजन के पकड़ने के लिए विशेष अंग होता है और वह मुख से सीधा आहार नाल तक या मल द्वार तक सीधा पहुँचती है। ठीक है, और यह आहार नाल की दीवार से अनेक वलयित परतें पाई जाती है। इससे जो बाहर कई प्रकार के पाचन अंग व ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, और यानी भोजन का हमारा पाचन हो पाता। अर्थात भोजन का पाचन क्या है, जैसे हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होता है विशेष एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, ये पाचन कहलाता है। तो अधिकांश जो एंजाइम है प्रोटीन है, हमारे शरीर की एक उसका में ही कई एंजाइम पाए जाते हैं। शरीर में अपघटन या संश्लेषण की प्रक्रियाओं को एंजाइम से गति मिलती है। एंजाइम में कुछ विलक्षण गुण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। यह प्रति घंटा अपने वजन से 50 गुना प्रोटीन पचा सकता है और ऐसे कुछ घंटों तक कर सकता है। जो कोशिका से स्रावित होने वाले एंजाइम से ही ज़्यादातर जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। पाचन के लिए कई जरूरी एंजाइम आहार नाल की नली से बाहर बनते हैं और इससे पहुंचते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पाचन तंत्र का कुछ कार्य होता है फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र का कुछ कार्य है फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या है, हम पाचन जो प्रक्रिया है वो हमारे मुख से शुरू होती है तो अंतःग्रहण प्रक्रिया होती है। इसमें अंतर्ग्रहण करना यानी पहला प्रक्रिया भोजन के जो प्रक्रम है पोषण का उसमें अंतःग्रहण। तो भोजन को मुख के द्वारा
अंतर्ग्रहित किया जाता है। इसमें दांत, जिह्वा आदि भाग लेते हैं। उसके बाद भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में एंजाइम की उपस्थिति में अब घटित होती है वो या बदलती है, वो पाचन कहलाती है। उसके बाद उसका अवशोषण होता है। हमारे हाथों के माध्यम से भोजन का जो विशेष पदार्थ है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद स्वांगीकरण होता है, यानी जो पचित पदार्थ है, अवशोषित जो पदार्थ है, हमारे जो परिवहन तंत्र है उसके माध्यम से, यानी वो रक्त में घुला रहता है और विभिन्न कोशिकाओं तक वो पहुंचा दिए जाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स आदि। तो ये स्वांगीकरण होता है। उसके बाद जो पचित जो पदार्थ है उसमें से अपशिष्ट होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, यानी हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती, अवांछनीय होता है, उसको मल द्वारा बाहर कर दिया जाता है या वो बहिर्क्षेपण कहलाता है। हम देखते हैं पाचन तंत्र में मुंह में पाचन की प्रक्रिया करते हैं कि आहार नली की जो भित्ति में श्लेष्मक स्राव होता रहता है। इसमें मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन फैलाव से भोजन आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को हम क्रमानुकुंचन भी कहते हैं। गले, आमाशय व छोटी आंत के सिरों में वाल्व जैसी संरचनाएं होती है, जिससे भोजन की जो निश्चित मात्रा ही आहार नाल की नली में आगे बढ़ती है। मुंह से भोजन है जो ग्रसनी से होता हुआ एक लंबी नली होती है, जो ग्रसिका कहलाती है, ईसोफेगस के द्वारा आमाशय में पहुंचाता है। और आमाशय में पहुंचने के बाद आमाशय की जो भित्ति में पाई जाने वाली ग्रंथियों में स्राव में मुख्यतः एंजाइम, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इससे मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। अभी इसमें देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, हमारे भोज्य पदार्थों में हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसका विनाश करते हैं, भोजन में सहायक होते हैं। अधिक भोजन कर लेने से जो हमारे जठराग्नि है और जो हमारे आमाशय उसमें दबाव पड़ता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा स्रावित होता है, इसलिए हमको एसिडिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य भी है, भोजन में पाचन में सहायक भी होता है, हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको नष्ट भी कर देता है। आमाशय में होने वाली जो क्रियाओं से भोज्य पदार्थ गाढ़े द्रव जैसा होता है। यहाँ से ये छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है, लगभग 20 फीट का होता है। यकृत और जो अग्न्याशय आहार नली से जुड़ी जो पाचक ग्रंथियां हैं, इसके द्वारा स्रावित जो पाचक रस है नलियों द्वारा छोटी आंत में पहुंचते हैं। ठीक है, और आमाशय से स्रावित जो पाचक रस में उपस्थित जो सोडियम बाइकार्बोनेट से छोटी आंत का माध्यम है वो क्षारीय हो जाता है। इस क्षारीय जो माध्यम से पाचक रस में एंजाइम जो क्रियाशील हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। हमारे आहार नली में जो कई प्रकार के ऐसे पदार्थ भी स्रावित होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है, ये अलग प्रकार के हार्मोन्स हैं। और आपको एक जानकारी के माध्यम से, जैसे हमारे शरीर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव मुख्यतः रूप से जीवाणु है, जैविक प्रक्रियाओं में भी हमारी पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, जो अग्न्याशय से निकलने वाले या स्राव होने वाले जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं और इनमें क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है। पूर्ण पाचन से भोजन के मुख्य अवयवों का अपघटन भी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन है जो अमीनो अम्ल से जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे मंड है, सरल कार्बोहाइड्रेट है जैसे ग्लूकोज है, वसी अम्ल है, ग्लिसरॉल है आदि में बदल जाते हैं। जो यकृत से जो बाइल जो है या पित्त है का स्राव होता है, यह स्राव नली के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत से वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं पित्त के द्वारा छोटी गोलिकाओं में टूटती है या एमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। इससे वसा पर एंजाइम लाइपेज का प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, छोटी आंत है वो छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसकी आंतरिक सतह मुड़ी हुई होती है। इसमें मुड़ी हुई जो संरचनाओं को हम दीर्घ रोम या विल्लाई कहते हैं। इसमें भोजन के अवयवों के अवशोषण के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होती है। ठीक है, और यहाँ से पचा हुआ भोजन रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिनियों में जाता है। छोटी आंत से जल की जो कुछ मात्रा भी अवशोषित होती है। जिन पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में नहीं हो पाता वह बड़ी आंत में पहुँचता है और यहाँ अधिकांश जल का अवशोषण हो जाता है। शरीर की जो विभिन्न क्रियाओं के लिए जल महत्वपूर्ण विलायक है। अपचित भोजन या मल और कुछ गैसें मल द्वारा है वो मल द्वार यानी जिसको एनस बोलते हैं, शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं और उसके कार्य, अर्थात स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन तथा कई प्रकार के पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका द्वारा होता है ना। हजारों सालों से लोग यह जानते थे कि रक्त नलियों में बहता है और यह नलियाँ हृदय से जुड़ी है, पर यह धारणा थी कि हर धड़कन के साथ रक्त हृदय से बाहर नलियों से होकर बहता है और फिर हृदय में अवशोषित हो जाती है। ठीक है, आगे चलकर अलग अलग नलियों की पहचान और नामकरण हुआ, पर हमारे शरीर में रक्त कैसे बहता है और इसे हृदय की क्या भूमिका है, यह काफ़ी समय के लिए पहेली बना रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान कुछ शोध से शरीर में रक्त के बहाव संबंधी समझ बनी। इसका श्रेय मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी के विलियम हार्वे जो है 1578 से 1657 में, विलियम हार्वे, ठीक है, जो एक चिकित्सक है उसको दिया जाता है। उनके लगभग जो समसामयिक साथी एक और प्रयोग के परिणाम से यह स्थापित हुआ कि जो शिराओं में वाल्व होते हैं जिससे रक्त एक दिशा में बहता है। इस परिणाम से प्रभावित होकर हार्वे ने शरीर में रक्त के बहाव अर्थात परिसंचरण को समझने के लिए कई प्रयोग शुरू किए। इसके एक प्रयोग से उन्होंने देखा और बताया कि रक्त का जो परिवहन है वो कैसे होता है।